चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और पिछले दिनों जो उठापटक उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिले, उस पर 2 से 3 सवालों के साथ आज मुलाकात करेंगे। इसी के साथ किसान आंदोलन पर भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि पिछला किसान आंदोलन जब चला था तो किसान आंदोलन में इस परिवार की ओर से बहुत सारी मदद वहां पर पहुंचाई गई थी और उनके बारे में और उनके लिए सरकार से जो भी मांगे थी वो मीडिया द्वारा, इनके द्वारा उठाई गई थी। चलिए बात करते हैं चौधरी साहब। चौधरी जनादेश टीवी का और इसराइल जी आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और आपकी समाजवादी पार्टी का अलायंस टूटने के कगार पर है। आधिकारिक घोषणा अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से नहीं हुई है, तो इस पर आपकी क्या राय है और क्या लगता है आपको आने वाला दौर किस तरह का नजर आएगा? कोई फायदा, नुकसान? आपके अनुसार आधिकारिक घोषणा होने के बाद फिर हम अपनी राय देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़े सदे हुए लफ्ज़ों में मीडिया के बीच जब इनकी बात रखी जाती है तो मीडिया से बड़े सदे हुए अल्फाजों में अपनी बात रखते हैं। यानी 2 लफ्ज़ों में बात पूरी हो गई, जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो तब अगली बात होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाट लैंड है और अच्छा खासा प्रभाव है उस पार्टी का। राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य किसानों के ऊपर मेनली निर्भर है। इस पार्टी से जो जुड़ाव अपने आप को मानकर चलते हैं तो किसान मान के चलते हैं। अब किसानों की आगे क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या नहीं होगी, जब ये आधिकारिक घोषणा, जैसा आपने बोला कि अभी ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, तो जब ये आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब उस पर प्रतिक्रिया देना ज़्यादा उचित रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा खासा फोटो वायरल होता था बीच बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ, और कहा जाता था कि किसानों के मसीहा, किसानों से, क्योंकि 2 सालों में जो संजीवनी राष्ट्रीय लोकदल को मिली और खासकर अखिलेश यादव ने भी उनको बहुत अच्छे से प्रमोट किया और उनको राज्यसभा के लिए भेजा, तो ये सारी चीज़ें अब किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में उनको भेजा। जो विधायकों की संख्या, उस संख्या बल के आधार पर उनको भेजना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल। अब उसके बाद में जो चल रहा, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा तो अभी हुई नहीं, क्योंकि पीसी वगैरह नहीं हुई अभी बीजेपी की और जयंत चौधरी जी की, उसके बाद ही होगी। लेकिन कुछ उन्होंने संकेत दिए राज्यसभा में, वो मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष की बेंच में, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना, वो उधर बैठे भी हैं। कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया कि उधर बैठिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है ही। अब जो अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी और जयंत चौधरी जी की किन बातों पे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या उसमें, उसका सही जवाब तो देखिए जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। जिस सीट को लेकर बीच बीच में चर्चाएं थी, मुजफ्फरनगर को लेकर बात कहीं ना कहीं अटक जाती थी कि मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को लेकर आना चाहिए जो हरिंदर मलिक हैं, पुराने सांसद हैं और पुराने नेता हैं, लेकिन उसकी तो घोषणा शायद अखिलेश यादव जी पहले सोच चुके थे कि वहां पर हमने हरिंदर मलिक जी को उतारना, आज उसकी घोषणा भी हो गई। देखिए, ये क्यासबाजी चल रही थी, क्या वो चली थी, जब दोनों नेताओं की तरफ से कोई बात आए उसको सही तभी मानना चाहिए कि भाई वो मुजफ्फरनगर के संबंध में थी या क्या थी, क्या नहीं, क्योंकि विधानसभा में भी कितने ही कैंडिडेट जो अपने सिंबल पे हैं उन्होंने लड़ाई, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो लड़ाए। ये तो आपसी समझौता हो, वो कर रहे, काम कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी। अब ये तो आपस की सहमति का हो, जब तक ये दोनों नेता किस बात के ऊपर क्या बात हुई नहीं बता देते, तब तक हम लोग कैसे बताते, क्योंकि हम लोग तो उस बीच में नहीं थे। भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह जी को
उसी को लेकर खासकर उसका समाज और अन्य जो किसान कमेरा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का। और लेकिन वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के भविष्य पर भी एक उंगली उठने लगी है। कोई कह रहा है कि अब वीडियो लगातार आ रही है मीडिया के बीच, कोई बोल रहा है कि इसका ये गलत मैसेज जाएगा, संदेश गलत जाएगा। तो आप भी एक नेता हैं और आप भी कहीं ना कहीं उस पार्टी का पार्ट रहे हैं और अभी तक भी हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपके जरिए जो कुछ लोग कहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी क्या केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड तक ही सीमित थे क्या? वो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते और उनको पूरा हिंदुस्तान, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत के राज्यों में भी उनकी एक पहचान थी। उनका एक नाम था, कद था। स्वाभाविक सी बात है कि वो उन सब के लिए भारत रत्न है जो उनके प्रति अपनी भावनाएं रखते हैं। किसानों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक सीमित दायरा कर दिया जा, एक पार्टी विशेष तक सीमित दायरा कर दिया जा, वो तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये तो, इससे तो हम भी हर्षित हैं और उनको भारत रत्न मिला। ये सरकार नहीं देती तो दूसरी सरकार देती। 10 साल से है ये सरकार, तो पहले क्यों नहीं दे दिया गया? और अभी दिया, 5 को दिया भारत रत्न। भारत रत्न का एक अपना स्थान है, एक अपना नाम है, एक पहचान है। भारत रत्न का मतलब हो गया कि वो भारत का रत्न है, बिल्कुल अमूल्य है वो। अभी स्वामीनाथन को भी दिया, उनकी सिफारिशों को तो लागू नहीं किया गया। C2+50। हाँ, मैं वहाँ भी आऊँगा। इसी बीच सतपाल जो पूर्व गवर्नर जी हैं, उनका भी एक लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं, वो भी लगातार बोल रहे हैं कि भाई ये तो हथियार डाल देना है, ये तो लड़ाई छोड़ दी इन्होंने, ये तो लड़ ही नहीं सकते इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय लोकदल का कहीं ना कहीं भविष्य इससे जो है एक अंधकार की तरफ जा रहा है। देखो, ये तो हम नहीं कह सकते कि वो अंधकार की तरफ जा रहा है या उजाले की तरफ जा रहा है। जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, इसमें तो ये जनता का निर्णय होगा। जनता ही इसका सही तरीके से निर्णय कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये मत भूलना चाहिए कि चौधरी अजीत सिंह जी का जो सम्मान था, जिस तरीके से दिल्ली में वहाँ पे उनको कोठी खाली कराई गई थी, जैसे किसान वहाँ 13 महीने तक बॉर्डर पर रहे, 750 से ऊपर किसान वहाँ पर शहीद हुए, कीले ठोक दी गई, बौछारे गई, कितने घायल हुए ठंड में, परिवार में। कोई देखिए वैसे तो जाता नहीं वहाँ पे आंदोलन में। MSP की गारंटी वगैरह, इन सारी बातों के ऊपर एक चल रहा था किसानों का। यहाँ से हमारे जितने भी हम सब किसान उस रूप में बॉर्डर पर गए। 1000 लड़के जो युवा इधर से, जो हमारा बेटा परीक्षित चौधरी, वो लेके गया। उसके हमारे जो साथी हैं ये बैठे, ये सब साथ में गए, राशन इकट्ठा करके लेके गए। भाई रुद्रसेन वहाँ पे उस पे गए। हम भी यहाँ पे किसानों के लिए, हमारी भी झड़प हुई यहाँ पे, रोक रुकावट डाल लेते, नहीं रुके। अभी शामली धरना था, 2 बार हमारे लोग भी वहाँ पे पहुँचे किसानों के लिए, किसानों के रूप में। तो लड़ाई तो किसानों के साथ साथ जो खेती हर मजदूर है वो भी एक किसान का ही रूप है। जब यहाँ की 60-65% जनता खेती किसानी पर निर्भर करती है, तो कोरोना काल में भी GDP में सिर्फ कृषि के अलावा कोई और योगदान नहीं था, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों नौबत आती है वहां तक पहुंचने की? कोई भी सरकार हो, विपक्ष में रह के तो बात करते हैं, सत्ता पक्ष में जाके उन सब चीजों को भूल जा। देखो, यही पार्टी है हमारी जो आज सत्ता में है केंद्र में। स्वामीनाथन आयोग की C2+50
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में लिया था, लेकिन फिर हटके हल्फनामा दाखिल कर दिया कि भाई हम इसको करने में असमर्थ हैं। तो किसानों के साथ और कितना छलावा होगा। किसान आज बेहाल है। किसान क्रेडिट कार्ड वो 1-2 दिन के लिए भी बैंक में अपनी कमाई के जरिए नहीं रख सकता। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। एक बार फिर आंदोलन ने अपना रूप ले लिया है, आंदोलन एक बार फिर किसानों का चल गया है। यानी इससे लगता नहीं कि जो छोटे छोटे दल जो इकट्ठे थे और वो किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई जो लड़ रहे थे और इस तरह छोड़कर एक सत्ताधारी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इससे लड़ाई में कोई कमजोरी आएगी, आप क्या मानते हैं? देखो, किसानों की लड़ाई में कमजोरी कहीं नहीं आती। जो किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर, जो खेती और मजदूर हैं गांव में बस रहे, उनके बल पे जो सत्ता में आते हैं और फिर उनको शायद छल करते हैं, तो देश का नुकसान होता है। जीडीपी में वृद्धि तभी होगी जब खरीदारी होगी। खरीदारी तभी होगी जब गांव देहात में किसान की जेब में, मजदूर की जेब में पैसा होगा, तो छोटे दुकानदार की भी जेब में होगा, कस्बे में बैठा है उसकी भी होगा, फिर शहर में बैठा है, फिर जो फैक्ट्री लगाएगा उसकी भी होगा। तो उसी से तो जीडीपी में वृद्धि हो। तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा। आप हमारे यहाँ से $5,000 या कितने का जो है वो प्रति व्यक्ति आय बता रहे। आप जो विकसित भारत की बात है, $13,000 से ऊपर ये जो दूसरे देश हैं, कई एक देश, प्रति व्यक्ति आय, चाइना की ले लो या दूसरे की ले लो, इनकी है। अमेरिका की तो बहुत ज्यादा है। तो वो आय इतने समय के अंदर कैसे बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। आप उन जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी आय को जोड़कर वो सब में मत बांटो, ग्रामीण परिवेश में सोचो। एक उम्मीद लेकर फिर मैं सवाल किसानों के लेकर आता हूं। एक उम्मीद लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से आमना सामना हो रहा है, संघर्ष लगातार जारी है, किसान हटने को तैयार नहीं है। और 2020 का जो बिजली का जो एक बिल था, तो उसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, लेकिन अन्य जो मांगे उनके लिए कोई अभी विचार नहीं है और वो संघर्ष करते, बिल्कुल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाई, उनको क्या मजा आ रहा है? वो अपनी जान हथेली पर रख के चल रहे हैं। क्या उनको मजा आ रहा है? शौक है उनको, किसानों को। सरकार में किसान प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं सोचते? जब विपक्ष में रहते हैं तो बात करते हैं, जब सत्ता में आ जाए तो फिर विपरीत बात करते हैं। अब है पंजाब में देख लीजिएगा, वही पार्टी है जो बॉर्डर पर उनको मदद कर रही थी और जा के समर्थन कर रही थी। आज वहां पे देख लीजिएगा कि किस तरीके का व्यवहार है। तो सत्ता में बैठ के आप जो विपक्ष में बैठ रहे, विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी। पहले नेताओं में और आज के नेताओं में क्या अंतर है? यही तो है। वो सिद्धांतवादी थे, वो सोच रखते थे, और आज नहीं है। आज हमने अच्छी तरीके से, हमारी भी कमी है कि हम उनकी लोक लुभावनी भाषाओं को सुनकर अपने आप को समर्पित कर दें। जो टीवी चैनल्स हैं उन पे हम योजनाओं को देखें, समर्पित कर दें। सरकार ने कहा 1,25,000 करोड़ हम किसानों को दे रहे विभिन्न रूपों में। 1,25,000 करोड़ ये दे रहे हैं। 2014 में ये दे थे, ये दे। भाई, महंगाई भी तो देख लो आप, महंगाई कितनी बढ़ गई। सिर्फ आप उसी चीज को देख रहे, डॉलर कहाँ जा रहा है उसको तो देख लो आप। भाई, डॉलर है कितने रुपए में जा रहा है, उस आधार पे अगर आप देखोगे तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आप 20-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों को तो माफ कर दें। क्या आप 8-10 लाख एमएसपी पूरी जो हमारी फसलें हैं, 23 फसलें हैं या जो भी फसलें हैं जहाँ की भी, उन पे एमएसपी है, गारंटी कानून अपना बना दीजिएगा। सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ने की। C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है उसे लागू कर दो।
किसी की चीज की भी जरूरत नहीं जब उनको पड़ेगी। भारत रत्न दे दिया, ये मांग एक बार फिर लगातार उठने लगी, उनको भारत रत्न से सम्मान दे दिया, लेकिन उनकी जो उनके आयोग की जो सिफारिशें हैं वो आज तक सरकार ने लागू नहीं की। असली तो वही था, फिर भारत रत्न किस नाम का दिया गया? तो आप राजनीति से प्रेरित समझ रहे हैं इस प्लान को पूरे? इसके अलावा क्या दिख रहा है आपने? जैसे 5 को दिया गया, जी ठीक है, अच्छी बात है, जो अच्छे देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। असली भारत रत्न तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जिन नेताओं ने उनके लिए संघर्ष किया, उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी जो मांगे हैं, जैसे स्वामीनाथन आयोग की थी, चौधरी चरण सिंह के जो विचार हैं जी। उनके लिए, तो वो है असली भारत रत्न। पिछले दिनों जब ये भारत रत्न दिया गया तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए कि मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न दे दिया जाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए जो कार्य किए, आज जो सैनिक शहीद हों, जो सम्मान और जो वो मिल रहा है उनको, उन्हीं के द्वारा ही तो था उस टाइम। चाइना के बॉर्डर पर अंदर तक पहुंच जाना, वहीं पे मुलायम सिंह यादव जी का, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या वो डिजर्व नहीं करते? एक समाजवादी होने के नाते आपकी भी मांग है कि उनको सम्मान दिया जाए भारत रत्न का? हाँ, पद्म भूषण वो दिया गया, उनको पद्म भूषण दिया गया था पीछे, अच्छी बात है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए। कई एक ऐसी हस्तियां हैं और भी, लेकिन इनको सम्मानजनक तरीके से देना चाहिए। चुनावी दृष्टिकोण से किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वापस कैराना लोकसभा पर अब आते हैं हम। कैराना लोकसभा पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा और प्रत्याशी समाजवादी का होगा। अब राष्ट्रीय लोकदल चला गया, हालांकि वो एक कयास थे, वो फाइनली कुछ भी नहीं था। तो अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात कब होगी अब, और कैसे तैयारी है? देखो इसराइल जी, बात आपने सही कही, सवाल सही उठाया आपने। क्या पहले इंटरव्यू में भी मैंने नहीं कहा, जो कितने ही हैं इनको मैंने कहा कि भाई अभी क्या हैं जैन जी और अखिलेश जी, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा बैठा हो, उसे पता हो, उसके जरिए पता लग गया तो अलग बात है। भाई पता उन दोनों को है, अभी तो क्यासबाजी है। अभी जैन जी के लिए कह रहे थे कि 2 राज्यसभा 2 लोकसभा होगी, बताओ अब तक हो गया है? भारतीय जनता पार्टी ने घोषित भी कर दिया नाम, राज्यसभा कहाँ है? एक एमएलसी होगी, एक वो होगा। तो ये सारे के सारे अपने अपने क्यासबाजी हैं। तो जो टॉप लीडर्स हैं उसके बारे में तो वही बता सकते हैं सही तरीके से। आपका क्या तैयारी है आपकी लोकसभा पर? लगातार फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखो, जनता से हमारी जो बातचीत हो रही है, चाहे हम सहारनपुर क्षेत्र में जा रहे हो लोकसभा के, चाहे कैराना लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हो, वो सिर्फ इंतजार कर रही है टिकट की घोषणा की, आधिकारिक रूप से घोषणा हो। हमारे प्रति जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है और हमें उम्मीद है कि परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने अनुयायी हैं, समर्थक हैं और जो समाजवादी चिंतक हैं, वो सभी के सभी हमारे साथ आने के लिए तैयार है और उनके संघर्ष के लिए हम भी तैयार हैं। और जी, एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, खास तौर से अपने जितने तमाम हमारे समर्थक हैं और जो हमारे चाहने वाले हैं, अपनापन रखने वाले हैं, ये कुछ चैनल्स इस तरीके की चला रहे हैं कि वो डालो भाई, इस पर ओपिनियन मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा अभी कभी किसी के नाम डाल के क्या राय है किस तरीके से, और फिर उसमें गड़बड़ भी होती है। एडिटिंग तो हाँ, आगे ये वोट डल रहे, वोट डल रहे, कितना परसेंट? हाँ। और मैंने देखा, हमारे साथियों ने बताया, हमें तो पता नहीं था इसका भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
बीजीटी टुडे के नाम से एक वो चल रहा था। तो अगली 1487 तो हमारे हो गए, मगर ये चल क्या रहा और जी उसके हो गए इकरा हसन के इतने वोट के 1000 कितने 60 1060 या 61-62 जो भी ये हो गए। अब ये नहीं समझ में रहे हैं वोट के नाम के डल रहे। तो इन चीज़ों के उसमें फिर हमारे अगर भाई क्लोज हो गया कि जी हमारे नाम पे वो दबा क्लोज हो गया, घटने शुरू हो गए सिर्फ मेरे ही उसमें। उन्होंने कि ये दूसरी पार्टी के और को भी डाल रखे थे उनके जू के तू, तो वो 87 से 60 पर आ गए इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखे, इन्होंने उन लोगों से भी बात करी। तो ये विश्वसनीयता को खत्म करता है, कम करता है चैनल्स की। तो निष्पक्ष तरीके से पहली बात तो इन चीज़ों की जरूरत ही क्या है। ये खामखा की जो प्रतिस्पर्धा है ये वैसे ही पैदा कर रहे मेरे ख्याल से, या तो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे। तो मेरे साथियों का जो हमें चाहने वाले हैं उनसे यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। इस तरीके का कोई चैनल जिसकी विश्वसनीयता इस तरीके की हो तो उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें और ये खामखा की स्पर्धा में ना बढ़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी।